नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड की। और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने लेखांकन के सिद्धांत को पढ़ना चालू किया था और लेखांकन के सिद्धांतों को हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से समझा हुआ है और उसकी परिभाषा को पढ़ते हुए हम लोग उसके प्रकारों पर आ चुके हैं। और प्रकारों पे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 4 प्रकार होते हैं लेखांकन के सिद्धांतों के। उसमें से हम लोग पहले को समझ रहे हैं, लेखांकन की आधारभूत अवधारणा या संकल्पना को समझ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के आपकी किताब से लगभग 6 अवधारणाओं को समझ लिया हुआ है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो आरसी अग्रवाल की किताब से लिया गया है। आप लोग के पास आरसी अग्रवाल की किताब है तो आप लोग फॉलो करोगे, अगर नहीं है तब भी आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। मैं आपको सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आज के वीडियो में मिलान अवधारणा, अवधि अवधारणा और रूढ़िवादिता अवधारणा यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तीनों बहुत ही इजी हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक बार फिर से कि यदि आप चाहते हैं न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट को समझना तो आप लोग हमारे चैनल के 119 रुपये वाले मेंबरशिप को ज्वाइन करके न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया में डिटेल में पढ़ सकते हो। हम लोग आगे चलेंगे और थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी में कहा गया है मिलान अवधारणा में यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट में लेखांकन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध परिणाम की जानकारी प्राप्त करना है। लेखांकन तो इसीलिए किया जाता है ना कि हम लोग क्या कर सकें, शुद्ध परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे बिजनेस में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस में कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, हम लोग के बिजनेस में क्या हो रहा है, इसी बात को जानना समझना ही तो अकाउंटिंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और अकाउंटिंग इसीलिए तो की जाती है कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईमानदारी से प्रोवाइड किए जा सके अकाउंटेंट के द्वारा। तो यही बात पहली पंक्ति में कही गई है। आगे कहा गया इस अवधारणा के अनुसार, किस अवधारणा के अनुसार, मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी मिलान अवधारणा के अनुसार एक निश्चित अवधि में अर्जित आगम, यानी एक निश्चित अवधि की बात की जा रही है। तो निश्चित अवधि का मतलब ये हो जाता है कि भाई साहब आपने एक निश्चित अवधि में यानी 2025-2026 के साल में यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के बीच में आपने जो भी इनकम अर्जित किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने उसी का यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है। आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में जितना इनकम अर्जित किया, ठीक है। और इस इनकम को अर्जित करने के लिए जितना आपने एक्सपेंस किया यानी खर्चा किया, वही बात आगे कही गई है। और कहा गया तथा उस आगम के लिए किए गए व्यय का मिलान शुद्ध परिणाम जानने में किया जाता है। यानी जो भी आपकी यह मिलान अवधारणा है इसका उपयोग करके हमने जितना इनकम अर्न किया हुआ है, हमने एग्जाम्पल में लिया कि 2025-26 में यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक में जितना इनकम अर्न किया, ठीक है, यही हमारे पास करंट ईयर चल रहा है, करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। तो इस दौरान हमने जितना इनकम अर्न किया उसमें और इस इनकम को अर्न करने में मैंने जितना खर्चा कर दिया उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। इन्हीं दोनों का मिलान करेंगे। इसी मिलान करने को ही हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। यही हमारे पास मिलान अवधारणा है। मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको मैं भी बताऊँगा। आगे कहा गया इसमें कि इसमें अवधि विशेष के लाभ हानि की गणना के लिए, यानी हम लोग यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो लाभ हानि की गणना ही तो होगी। तो लाभ हानि की गणना के लिए उस अवधि की समस्त आय चाहे उसके बदले रोकड़ प्राप्त हुई हो, यानी मैंने जितना इनकम नोट किया, मान लीजिए मैंने सामान बेचा, चाहे मुझे पैसा मिले चाहे मुझे पैसा ना मिले कैश में,
ठीक है, तथा समस्त व्यय चाहे उसका भुगतान रोकड़ में किया गया हो अथवा न किया गया हो का अभिलेखन आवश्यक है। भाई साहब, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हमारे पास बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस का नाम है ए एंटरप्राइज। क्या नाम है? ए एंटरप्राइज। ए एंटरप्राइज ने इस आदमी को सामान बेचा 1 लाख रुपए का और इनको बेचा सामान 2 लाख रुपए का। अब मान लीजिए कि इस आदमी ने, ये बी ने और ये सी ने, इसमें से बी ने 1 लाख रुपए दे दिए लेकिन सी ने नहीं दिया। तो लेकिन हम लोग जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग हम लोग दोनों की करेंगे, 3 लाख की एक रिकॉर्डिंग करेंगे और हम लोग कहेंगे कि हमें 3 लाख का इनकम हुआ है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये खर्चा किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि मैंने इस इनकम को कमाने में 20,000 का खर्चा किया हुआ है, मतलब मैंने जितना इनकम कमाया उसमें से मेरा 20,000 रुपये खर्च हो गया। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी तो निकल जाएगा ना। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 3 लाख कमाया, 20,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, मतलब मैंने 2,80,000 यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। बात समझ में आई? इस तरीके से यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया 8वें में यानी अवधि अवधारणा में, और हमारे वीडियो का दूसरा पॉइंट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में, कि व्यवसाय का जीवन अनिश्चित होता है। सबको मालूम है, और ये मैंने आपको अवधि अवधारणा के बारे में बताया हुआ है, उसी को यहाँ पे बता रहा है पगला। ये कह रहा है कि व्यवसाय का जीवन अनिश्चित होता है, अतः यह आवश्यक है कि व्यवसाय के परिणाम तथा आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए व्यवसाय के जीवन काल को ध्यान में रखते हुए उसे सुविधा अनुसार छोटी छोटी अवधियों में विभक्त किया जाए। हमको मालूम है कि बिजनेस हमने चालू किया हुआ है, भले ही हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा हुआ है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा बिजनेस खूब सालों तक चले और अधिक से अधिक हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट कमाएं, हमारा बिजनेस रात दिन बढ़ता रहे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है ना कि हमारा बिजनेस कब तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा, 200 साल तक चलेगा, कि हमारा बिजनेस 2 महीने बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें अकाउंटिंग के पर्पज से इस दौरान को, इस अवधि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, अपने बिजनेस का जो भी परिणाम है उसको पता कर सकें। ऐसा छोटा एवं व्यवहारिक समय चक्र लेखांकन अवधि कहलाता है, यानी अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। बात समझ में आई? यह अवधि इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि बार बार वित्तीय विवरण तैयार करने में कठिनाई हो, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग बार बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे हैं, बार बार हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और हमें बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। तथा इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि लेखांकन की सूचनाएं व्यर्थ रह जाएं, और इतना बड़ा भी नहीं करना है कि हमारे पास जो भी लेखांकन की सूचनाएं हैं वो क्या हो जाएं, व्यर्थ हो जाएं। आगे कहा गया वर्तमान में यह अवधि विधान द्वारा निश्चित की जाने लगी है, जो प्रायः 1 वर्ष की होती है। कहा गया कि जो ये अवधि है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वो विधान द्वारा यानी नियम और कानून के द्वारा, जो भी हमारे पास हमारे देश में संविधान संबंधी नियम कानून हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यह अवधि हमारे देश में 1 साल की है, यानी हमारे पास जो मैंने आपको बताया हुआ है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि है। इसी को हम लोग अपने यहाँ पर अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, और हमारे देश में अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही होता है। जो लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे बीकॉम में जाकर उनको मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है तीसरा कॉन्सेप्ट और अंतिम कॉन्सेप्ट है कि रूढ़िवादिता अवधारणा यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी आपको देखते ही मालूम चल गया होगा कि भैया ये कोई ऐसी अवधारणा है इसमें पुरानी बातों को फॉलो किया जा रहा है। अब पुरानी बातों को फॉलो किया जा रहा है तो कौन कौन सी बातें हैं? कहा गया कि इस अवधारणा के अनुसार संपत्ति एवं आयों का मूल्यांकन इस प्रकार के वैकल्पिक मूल्यों पर किया जाना चाहिए जिससे लाभ कम से कम प्रदर्शित हों। यानी कहा गया कि हम लोग क्या करें, हमें अपने लाभ को जल्दी शो नहीं करना है, हमें ज़्यादा लाभ नहीं दिखाना है अपने बिजनेस का। बात समझ में आई? तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है। इसमें सभी
अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं हानियों के लिए व्यवस्था की जाती है, किंतु अनिश्चित या भावी लाभों की कोई आशा नहीं की जाती। आपको मालूम है कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमें खुद नहीं मालूम है, कोई बिजनेसमैन बता ही नहीं सकता, लेकिन वो एक बात को जान सकता है, समझने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंजेबल है, हमेशा बदलता रहता है। प्रकृति का नियम ही है बदलना, इसीलिए बदलाव हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, हमें मालूम है। इसलिए हर कंपनी हानियों को रिकॉर्ड करती है और उसके साथ साथ जो भी कंपनी का नुकसान हो सकता है उसको रिकॉर्ड करती है, जोखिमों को रिकॉर्ड करती है, यहाँ पर लिखा गया, और अनिश्चितताओं को रिकॉर्ड करती है, ना कि लाभ को रिकॉर्ड करती है। वो लाभ को रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं इस अवधारणा के अनुसार। इस अवधारणा का उपयोग चालू संपत्तियों के मूल्यांकन में अधिक किया जाता है, यानी हमारे पास जो चालू संपत्तियां हैं, करंट एसेट हैं, उनके मूल्यांकन में किया जाता है। हमारे पास कैश हो गया, बैंक हो गया, इनके मूल्यांकन में किया जाता है। इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि जैसे अंतिम स्कंद का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। हमारे पास जो स्टॉक है, हम लोग देखेंगे कि जितना हम लोग खरीद के लाए हैं वो मूल्य और जितना बाजार में बिक रहा है वो मूल्य, दोनों में से जो कम होगा उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है, आगे कहा गया दो बातें। रूढ़िवादिता अवधारणा में निम्नलिखित दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं, देखिएगा। कहा गया पहला कि लेखाकार सभी भावी संभाव्य हानियों के लिए, यानी जो भविष्य में हानियां हो सकती हैं, संभावित हैं, हम लोग केवल संभावना कर रहे हैं, व्यवस्था करें, किंतु भावी आय सम्मिलित न करें। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता अवधारणा कहती है कि आप लोग केवल और केवल हानियों की रिकॉर्डिंग करें, लाभ में जो भी हमें दिख रहा है कि लाभ होने वाला भविष्य में उसकी रिकॉर्डिंग ना करें लेखांकन करने वाले लोग, लेखाकार। दूसरा कहा गया कि संपत्ति के मूल्यांकन की विभिन्न वैकल्पिक विधियों में से केवल उसी विधि का चयन किया जाए जिसमें संपत्ति का मूल्य अन्य विधियों की तुलना में कम निर्धारित हो। हमें क्या करना भाई साहब, अगर संपत्ति का मूल्यांकन भी करना है तो संपत्ति का मूल्यांकन कम करना है, ज़्यादा संपत्ति का मूल्यांकन नहीं करना है। यानी हमको अपने आप को एक तरीके से हानियों से बचाना है, इसलिए हम लोग हानियों की गणना करेंगे, लाभ की गणना कम करेंगे। यही हमारे पास होती है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा। तो मेरे अपने साथियों, हम लोगों ने आज की वीडियो में मिलान अवधारणा, अवधि अवधारणा और रूढ़िवादिता की अवधारणा को समझा हुआ है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न होगा तो आप लोग जरूर बताइए, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम मिलेंगे और जानेंगे कि आगे हमारे पास कौन सी और अवधारणाएं हैं, उनको समझने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।